नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। और ये क्लास होने वाली है फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान की। और टॉप 30 प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। और यहाँ पर हमने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? बताइएगा आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा समतल और उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो समतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है बच्चों? समतल दर्पण से बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो आकार होता है, यहाँ पर गलत टाइप है, वो कैसा दिखता है? ये आपको बताना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का आकार है वो कैसा दिखता है? तो ये दिखता है बच्चों चपटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक या फिर शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, इसकी जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोगियों की जो जांच होती है नाक, कान, गले की, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें बच्चों किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य जो नेत्र होते हैं हमारे, इनकी जो रेटिना होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ये आपको बताना है। तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकटतम जो बिंदु होता है वो कितने सेंटीमीटर तक होता है? ये आपको बताना है। जो निकटतम बिंदु होता है उसकी दूरी आपको बतानी है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूरस्थ बिंदु पूछा जाए, दूरस्थ बिंदु, तो ये कितने पर होता है? तो ये आपका होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बच्चों वाला प्रश्न है, खतरे के सिग्नल को कौन सा कलर यहाँ पर यूज होता है? तो इसमें होता है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए लाल कलर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तांबे का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का या फिर जस्ते का? तो जो विद्युत बल्ब होता है, ये आपको बताना है कि इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ये होता है बच्चों टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसमें बच्चों लगा होता है अवतल लेंस, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है निकट दृष्टि दोष की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगर यहीं पर हम आपसे पूछे कि अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष दिया हो, क्या दिया हो? दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ पर किस लेंस का उपयोग होगा?
अगर दूरदृष्टि दोष पूछा जाए यानी कि हाइपर मायोपिया, इसको क्या बोला जाता है? हाइपर मायोपिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, हाइपर मायोपिया इसको जो है बोला जाता है। किसको? दूरदृष्टि दोष को। और इसमें यूज होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अगर आपसे दूरदृष्टि दोष पूछा जाए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग वायुयान में यात्रा कर रहे हैं यानी कि हवाई जहाज में, तो वहां पर जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखता है? तो वो दिखता है काला। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर पुतली। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रतिबिंब जो है वो किस भाग पर पड़ता है आंख के? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ये पड़ता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए रेटिना हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो नहीं बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। एलपीजी का तो करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयले का भी करते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सीएनजी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ज्योति तीव्रता का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैंडला। ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडला। अगर आपसे डायोप्टर पूछा जाए तो बताइएगा सभी लोग, डायोप्टर किसका होता है? तो ये होता है लेंस की क्षमता मापने के लिए। लेंस की क्षमता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायोप्टर का। पास्कल अगर आपसे पूछा जाए, पास्कल बताइएगा सभी लोग। तो ये होता है आपका दाब का मात्रक। किसका होता है बच्चों? दाब का मात्रक होता है। और जूल होता है आपका कार का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। जूल हो गया कार का मात्रक, पास्कल हो गया दाब का मात्रक, डायोप्टर लेंस की क्षमता का हो गया, और ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडला। क्लियर? चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको किस इकाई में हम लोग माप सकते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कैलोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? नोट कर लीजिएगा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 1971 में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई थी? 1971 में। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश का मतलब सा माने सहित, दिशा माने दिशा। ठीक है, एक होती है अदिश राशि, आ माने नहीं और दिशा माने दिशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश पूछा गया है यानी कि दिशा के साथ में, तो ये हो जाएगी संवेग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे कि दाब हो गई, ऊर्जा हो गई, कार्य हो गई, तो ये तीनों की तीनों आपकी अदिश राशियां हो जाएंगी। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? तो सभी ने ये नियम पढ़ा होगा कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? बताइएगा सभी लोग कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो कितना भाग है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये है 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाबी भरी घड़ी में होती है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर लिए हैं। बताइएगा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। अगर आपने जो तैयारी है आपने अच्छे से की होगी तो ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है बच्चों? ये लगता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो तैरने का कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है घनत्व के कारण तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के जो है किस गति के नियम के कारण संभव है? तो यहाँ पर न्यूटन के नियम आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल के ये क्वेश्चन हैं और कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। प्रथम नियम की बात करें तो क्या कहता है कि इसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और अगर वो वस्तु गतिशील है, यानी कि या तो विरामावस्था में है या फिर गतिशील है, तो वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये आपका कहलाता है न्यूटन के गति का पहला नियम और इसी को जो है जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। द्वितीय नियम की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा एक फार्मूला निकल कर आता है F बराबर ma का। ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का जो बल है, किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, वो वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m, ये हो गया द्रव्यमान, और उसके यानी कि वस्तु के त्वरण यानी कि a, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कहलाता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम F बराबर ma। F क्या है? यहाँ पर बल है, m द्रव्यमान है और a क्या है? त्वरण है। ठीक है, याद हो गया। अब आपसे जो पूछा गया है यहाँ पर कि जल में जो तैरना है वो न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है, तो ये है तृतीय नियम के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बंदूक से निकली गोली, ये भी तृतीय नियम का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं तृतीय नियम होता क्या है। जब भी कोई वस्तु, सॉरी, ऐसे समझिएगा कि जब कोई एक वस्तु है, मान लीजिएगा वो दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि जो तीसरा नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, तो ये हो जाएगा तीसरा नियम। ठीक है, और जड़त्व का नियम हमने आपको बताया था वो था पहला नियम। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर आपका होता है कितने वाट के बराबर? ये होता है 746 वाट के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 746। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है बच्चों 98 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या फिर शून्य हो जाएगा या फिर नो चेंज यानी कि अपरिवर्तित रहेगा? तो अगर बर्फ पर दाब बढ़ाया जाएगा तो इसका जो गलनांक है वो क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ये है चांदी यानी कि Ag। क्लियर।
चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साबुन के जो बुलबुले के चमकीले रंग हैं, वो निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बताइएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फेदोमीटर। इसका यूज कहाँ होता है आप लोग बताइएगा। तो फेदोमीटर का जो यूज होता है ये होता है समुद्र की गहराई मापने में। नोट कर लीजिएगा। समुद्र की गहराई अगर आपसे पूछा जाए किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर बताइएगा क्या होगा। तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रवों की जो आपेक्षिक घनत्व होते हैं ना, यानी कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो मापा जाता है आपका किससे? हाइड्रोमीटर से। और वायुमंडल की जो आर्द्रता है ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, याद हो गया। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुदाब मापने में। ठीक है, तो ये दाब मापने में होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। इन्होंने जो है 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1897 में जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी? 1917 में। प्रोटॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर हो गया। जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फर्मी की अगर बात करें तो फर्मी ने क्या किया था? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसकी खोज की थी किसने? फर्मी ने। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर हमने क्लियर करा दिए हैं। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से लिए गए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।